नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कॉन्सेप्ट डिकोडर में। मैं हूं आपका दोस्त अरविंद चौहान। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं और आज से हम न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, इंडियन इकोनॉमिक्स। देखो दोस्तों, इसका वेटेज एसएससी जेईई में ज़्यादा नहीं है, बट फिर भी दोस्तों यहाँ से आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और इन 3 से 4 क्वेश्चन को लगाने के लिए हम किस टाइप से अपनी अप्रोच रखेंगे दोस्तों, किस टाइप से हम चीज़ों को यहाँ पे कवर करेंगे, वो तो आपको आगे चल के पता चलेगा। बट हम यहाँ पर दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मैं सिर्फ और सिर्फ एसएससी जेईई को टारगेट करूँगा इकोनॉमिक्स के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे एसएससी जेईई का टारगेटेड पोर्शन ही पढ़ने वाले हैं, जिससे कि कम टाइम में सभी चीज़ें कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पे हम 5 से 6 घंटे में इकोनॉमिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो देखो, मैं सभी चीज़ें पहले एनालिसिस करता हूं, तभी जो दोस्तों यहाँ पे लेक्चर बनाता हूं। तो मैंने आज एनालिसिस किया, देखा दोस्तों किस किस टाइप के एसएससी जेईई क्वेश्चन पूछता है, उसी के बिहाफ पे मैंने ये पीडीएफ बनाई है और इसी के बिहाफ पे दोस्तों सभी आगे का पोर्शन बनता रहेगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, इकोनॉमिक्स क्या है ये आपको पता होगा। इकोनॉमिक्स है दोस्तों, लेट सपोज आपके पास 100 रुपये, इन 100 रुपयों को आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जिससे कि आपकी सेविंग हो जाए और आपके एक्सपेंडिचर जो भी आपके खर्चे हैं वो हो जाए। यही तरीका दोस्तों क्या कहलाता है, यही तरीका कहलाता है इकोनॉमिक्स। सिंपल है, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे इसमें। चलिए अब हम जानेंगे कितने टाइप की इकोनॉमी होती है। तो टाइप्स ऑफ इकोनॉमी की बात करें दोस्तों, तो सबसे पहला आएगा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मतलब क्या है दोस्तों, यहां पर मतलब है प्राइवेट सेक्टर से, मतलब प्रोडक्शन जो भी होगा दोस्तों उस पर कंट्रोल किसका होगा, उस पर कंट्रोल होगा दोस्तों प्राइवेट सेक्टर का। मतलब पैसा इन्वेस्ट करेगा, कमाएगा कौन दोस्तों, यहाँ से प्राइवेट सेक्टर। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे ज़्यादा आपको कॉम्पिटिशन देखने को मिलता है, कॉम्पिटिशन सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, और ये सिर्फ और सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई का रूल फॉलो करते हैं। भाई देखो, जितना डिमांड आएगा उतना ही प्रोडक्शन तेजी से करेंगे। इनको नहीं मतलब दोस्तों जनता से, मतलब जनता के प्रॉफिट से इनको नहीं मतलब है, जनता के सुख दुख से इनको नहीं मतलब है। अगर कोई चीज 10 रुपए की बन रही है और मार्केट में 10 ही रुपए उसका प्राइस है, तो ये उसको नहीं बनाएंगे, चाहे वो जनता के लिए कितनी भी इंपॉर्टेंट। तो ये सिर्फ उसी चीज को प्रोड्यूस करते हैं जिस चीज में इनको मार्जिन लगता है, इनको बेनिफिट लगता है। ठीक है दोस्तों, तो इनका मेन मोटिव क्या होता है, इनका मेन मोटिव होता है टू अर्न ए प्रॉफिट। प्रॉफिट को कमाना ही इनका मेन मोटिव होता है, और ये सिर्फ और सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई पर काम करते हैं। देखो, पूरी इकोनॉमी आपकी डिमांड एंड सप्लाई पे चलती है, बट दोस्तों यहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो डिमांड और सप्लाई से अलग होती है। ठीक है, तो बट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी आपकी डिमांड एंड सप्लाई पे बेस्ड होती है। अब इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हो जाएगा दोस्तों यूएसए, यूके, जर्मनी, जापान एंड सिंगापुर। अब देखो यहाँ पे सबसे ज्यादा कॉम्पिटिशन क्यों है, आपने देखा होगा दोस्तों, जैसे कि हमारे देश में जियो है, एयरटेल है, जो टेलीकॉम सेक्टर में काम करते हैं, जियो, एयरटेल एंड वोडाफोन। तो यहाँ पे इनके बीच में कड़ी टक्कर रहती है, क्योंकि ये सभी क्या है, प्राइवेट सेक्टर है। तो प्राइवेट सेक्टर में दोस्तों सबसे ज्यादा कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा। अब चलिए एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है यहाँ पे, देखो दोस्तों एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा, यहां से क्वेश्चन पूछता है फादर ऑफ इकोनॉमिक, इकोनॉमिक्स के पिता किसको बोला जाता है, तो ये हो जाएंगे दोस्तों एडम स्मिथ, जिनकी एक बुक है दोस्तों द वेल्थ ऑफ नेशन, द वेल्थ ऑफ नेशन। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों फादर ऑफ कैपिटलिज्म, तो ये हो जाएंगे दोस्तों फादर ऑफ कैपिटलिज्म एडम स्मिथ। ठीक है, देखो आज आप वीडियो नहीं देख सकते हैं, मतलब कि मैं नहीं दिख रहा हूँ दोस्तों आपको वीडियो में, क्योंकि कैमरे में थोड़े से प्रॉब्लम आ रही है, कल से फिर से कंटिन्यू हो जाएगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की इकोनॉमी की, सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी का मतलब है दोस्तों जहां पर गवर्नमेंट का पूरा मतलब कि योगदान होता है, गवर्नमेंट ही कंट्रोल करती है, गवर्नमेंट ही ऑन करती है किसी भी कंपनी को। ठीक है, किसी भी प्रोडक्शन कंपनी को गवर्नमेंट ही ऑन करेगी और उसको कंट्रोल करेगी दोस्तों, उसको रेगुलेट करेगी। तो ऐसी इकोनॉमी को क्या बोलेंगे, सोशलिस्ट इकोनॉमी बोलेंगे।
अब देखो ये जनता के भलाई के लिए ही यहाँ पे दोस्तों काम करती है। जनता की भलाई के लिए कैसे काम करती है, देखो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट अपना प्रॉफिट तो देखती है, बट दोस्तों ये ध्यान रखती है पब्लिक का भी, पब्लिक इंटरेस्ट का भी ये ध्यान रखती है। लेट्स सपोज एक गांव है दोस्तों जो कि शहर से 100 किलोमीटर दूर है और यहाँ पर दोस्तों रहने वाले भी 50-60 ही। तो गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि यहाँ तक दोस्तों लाइट पहुँचाए, यहाँ पर जो भी इसेंशियल चीज़ें हैं उसको पहुँचाए। बट दोस्तों प्राइवेट सेक्टर कभी ऐसा नहीं करता है, प्राइवेट सेक्टर हमेशा प्रॉफिट कमाता है। गवर्नमेंट को प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है, इनको जरूरत पूरी करनी होती है पब्लिक की, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों कोई भी कमीशन नहीं होता है, जीरो कमीशन होता है। गवर्नमेंट सेक्टर में जीरो कमीशन होता है, जबकि गवर्नमेंट जॉब में सबसे ज्यादा कमीशन होता है, ठीक है। चलिए बात करेंगे दोस्तों, इन ए सोशलिस्ट इकोनॉमी द गवर्नमेंट इज द प्राइमरी एंटिटी। तो यहाँ पे दोस्तों गवर्नमेंट ही सब चीज होती है। इट डिसाइड ऑन द प्रोडक्ट एंड सर्विस मैन्युफैक्चर्ड इन लाइन विद सोसाइटी रिक्वायरमेंट। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो सोशलिस्ट इकोनॉमी होता है उसका मेन उद्देश्य, मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है दोस्तों, सोसाइटी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना, ठीक है, चाहे उसमें फायदा हो या नुकसान। चलिए फिर बात करेंगे दोस्तों, एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे इनके, एग्जाम्पल हो जाएंगे रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, वियतनाम। यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, द फादर ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी। फादर ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी कौन हो जाएगा दोस्तों, कार्ल मार्क्स। इनकी दो बुक याद रखनी है आपने, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो एंड दास कैपिटल। ये दो बुक बहुत ज्यादा पूछी जाती है। दास कैपिटल दोस्तों एसएससी जेईई में कई बार पूछी जा चुकी है। देखो मैं फिर से बता रहा हूं, यहाँ पे दोस्तों मैं एसएससी जेईई के लिए ही टारगेट करता हूं चीजों को, तो यहाँ पे आप बेफिक्र होकर पढ़ सकते हैं चीजों को, आपका 100% दोस्तों क्वेश्चन लग जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, थर्ड टाइप इकोनॉमी की बात करते हैं दोस्तों, ये हो जाएगा आपका मिक्स्ड इकोनॉमी। तो मिक्स से आपको पता चल चुका है कि इसमें दोनों का इनरोलमेंट होगा, मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट भी होगा दोस्तों और प्राइवेट सेक्टर भी होगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा इंडिया, इंडोनेशिया एंड मलेशिया। अब क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि सबसे पहले मिक्स इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट इंडिया में किसने दिया था, तो आपने बताना है जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले मिक्स इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट दिया इंडिया में। चलिए फिर आगे चलते हैं दोस्तों, आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट टाइप की इकोनॉमी, क्लोज्ड इकोनॉमी। देखो दोस्तों क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब क्या है, बंद अर्थव्यवस्था। इसका मतलब है देखो वहां पे प्रोडक्शन तो होगा, चीजें बनेंगी, बट दोस्तों कोई भी ट्रेड नहीं होगा, नो ट्रेड, ना तो कोई इंपोर्ट होगा और ना ही एक्सपोर्ट होगा। मतलब जो चीजें यहाँ पे बनी दोस्तों अंदर टेरिटरी के अंदर, वे यहीं पे रहेंगी, बाहर से ना तो कुछ आएगा और ना ही बाहर ये कुछ सप्लाई करेंगे। तो ऐसी इकोनॉमी को बोलते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी, और इसका एग्जांपल हो जाएगा दोस्तों ब्राजील। तो ये तो बात हुई टाइप्स ऑफ इकोनॉमी की और यहाँ पे एग्जांपल्स की। अब चलिए अब बात करते हैं दोस्तों इकोनॉमिक सेक्टर। इकोनॉमिक सेक्टर में सबसे पहला हम पढ़ेंगे दोस्तों प्राइमरी सेक्टर। देखो इसमें 3 सेक्टर आते हैं, इनको मैं ऐसे ही बता रहा हूं आपको, ए बी सी, ये 3 सेक्टर हैं दोस्तों। ए से रॉ मटेरियल निकलेगा, ये दोस्तों बी में जाएगा, बी में मैन्युफैक्चर होगा और यहां से दोस्तों फाइनल गुड्स के रूप में निकलेगा। और उसके बाद दोस्तों सी का एक अलग ही काम होता है, सर्विस देने का काम करता है। मतलब यहां पे हम 3 सेक्टर पढ़ने वाले हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्जरी सेक्टर। तो चलिए एक एक को करके समझते हैं, ज्यादा हम टाइम नहीं लेंगे इसमें, जो चीजें इंपॉर्टेंट है सिर्फ उसी को फोकस करेंगे। प्राइमरी सेक्टर का मतलब क्या होता है दोस्तों, ऑल दोज एक्टिविटीज द एंड पर्पज ऑफ विच कंसिस्ट इन एक्सप्लोटिंग नेचुरल रिसोर्सेज। तो दोस्तों यहां पर जो भी एंड प्रोडक्ट मिलता है वो किससे रिलेटेड होता है दोस्तों, नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड होता है। मतलब आप जो यहां से प्राइमरी सेक्टर से कोई भी चीज लेंगे वो किससे ले रहे हैं दोस्तों, आप वो ले रहे हैं हम नेचुरल रिसोर्सेज से, ठीक है।
एग्जाम्पल हो जाएगा दोस्तों जैसे कि कृषि होती है मतलब एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, माइनिंग, ये सभी किस में आ जाएंगे, प्राइमरी सेक्टर में आ जाएंगे। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। फिर दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी में कि इंडिया में जो पॉपुलेशन है दोस्तों उसका कितना परसेंट प्राइमरी सेक्टर में काम करता है। तो दोस्तों 70% इंडियन पॉपुलेशन प्राइमरी सेक्टर में काम करती है। देखो ये किसकी बात हो रही है, टोटल पॉपुलेशन की बात नहीं हो रही है दोस्तों, ये वर्किंग पॉपुलेशन की बात हो रही है दोस्तों। वर्किंग पॉपुलेशन मतलब कि टोटल पॉपुलेशन लेट्स सपोज 100 है और वर्किंग पॉपुलेशन दोस्तों 20 है, तो 20 का 70% होगा, ना कि 100 का 70%। ये भी आपने ध्यान रखना। और इसका कंट्रीब्यूशन कितना है दोस्तों हमारी जीडीपी में, जीडीपी में बताऊंगा आपको जीडीपी क्या होती है। इसका कंट्रीब्यूशन है दोस्तों, रिसेंट डेटा बता रहा हूं, 18.32%, 18.32%। अब देखो धीरे धीरे ये डेटा दोस्तों घटता रहता है, बढ़ता रहता है, ठीक है। बट एक चीज ध्यान रखना, जितनी भी डेवलप्ड कंट्री होती है दोस्तों उनमें प्राइमरी सेक्टर का बहुत ही कम योगदान होता है। प्राइमरी सेक्टर का बहुत ही कम योगदान होता है। सबसे ज्यादा किसका योगदान होता है दोस्तों, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है डेवलप्ड कंट्री में आपका थर्ड सेक्टर मतलब सर्विस सेक्टर का। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। चलिए फिर बात करेंगे दोस्तों, नोट प्राइमरी सेक्टर आर इंडिकेटेड बाय रेड कॉलर जॉब, पीपल engaged in primary activities are called रेड कॉलर वर्कर्स। तो दोस्तों जो यहाँ पे काम करते हैं प्राइमरी सेक्टर में उनको बोलते हैं रेड कॉलर वर्कर्स। और इस काम को जो भी इसमें है दोस्तों, कोई भी काम है, चाहे एग्रीकल्चर है, एनिमल हस्बेंड्री है, फिशिंग है, माइनिंग है, या और भी काम हो सकते हैं दोस्तों, उनमें दोस्तों जो भी वर्कर काम करेंगे उनको बोलेंगे रेड कॉलर वर्कर्स, और उस जॉब को क्या बोलेंगे, रेड कॉलर जॉब बोलेंगे, ठीक है। चलिए फिर बात करते हैं दोस्तों हम सेकेंडरी सेक्टर की। तो सेकेंडरी सेक्टर का दोस्तों कंट्रीब्यूशन जीडीपी में, इंडियन जीडीपी में कितना है, 20% है, ठीक है। और यहाँ पे हम बात करें दोस्तों, दी सेकेंडरी सेक्टर कंसिस्ट ऑफ प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनीज। दोस्तों यहाँ पे वे सेक्टर जिसमें प्रोसेसिंग होती है, मैन्युफैक्चरिंग होती है और कंस्ट्रक्शन कंपनी तो आप समझते ही हैं दोस्तों, ठीक है। तो वे किस में आ जाएंगी, सेकेंडरी सेक्टर में आ जाएंगे। जैसे कि दोस्तों एग्जांपल हो जाएंगे ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन जो गाड़ियां बनती हैं, टेक्सटाइल जहाँ पे कपड़ा बनता है दोस्तों, केमिकल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस, शिप बिल्डिंग, एनर्जी, यूटिलिटीज। तो ये सभी किस में आएंगे दोस्तों, ये सभी आएंगी सेकेंडरी सेक्टर। फिर हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर जो जॉब होती है उसको क्या बोलते हैं और यहाँ पे वर्कर को क्या बोलते हैं। तो देखो एक खेत है मतलब एक लैंड है, लैंड में काम करने वालों का एक ही काम होता है सिर्फ, वहां पे कोई लिखाई पढ़ाई का काम तो नहीं होता। अब ये मत कहने लग जाना मुनीम होते हैं, उनको छोड़ के दोस्तों जो भी लैंड में काम करते हैं उनकी पोस्ट सेम चीज होती है, मतलब कि कोई घास काटता है तो घास ही काटता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक घास काट रहा है, एक उस पर नजर रख रहा है और एक उसका बिल बना रहा है, ऐसा तो नहीं होगा। जबकि सेकेंडरी सेक्टर में दोस्तों डिवाइड होते हैं सभी काम। जैसे कि हम बात करें, एक सबसे सुप्रीम होते हैं, फिर उनके साथ में दोस्तों कंपनी का मैनेजमेंट होता है, क्लर्क्स होते हैं, ठीक है। ये सभी चीजें किस में आ जाती हैं दोस्तों, ये सभी चीजें आती हैं इनकी हायर पोस्ट में। और जहाँ पे दोस्तों लेबर होती है, लेबर काम करने वाली होती है, ठीक है, वे अलग होते हैं। तो यहाँ पे दो चीजें आपको देखने को मिलेंगी, एक बड़ी पोस्ट पे, एक दोस्तों जो लेबर होती है। तो लेबर दोस्तों फिजिकल वर्क करती है जबकि ये माइंड वर्क करते हैं, ठीक है। तो जो सुप्रीम यहाँ पे पोस्ट होती है उन पर काम करने वाले लोगों को हम क्या बोलेंगे, वाइट कॉलर वर्कर बोलेंगे। और जबकि जो दोस्तों लेबर का काम कर रहे हैं उनको क्या बोलेंगे, उनको बोलेंगे ब्लू कॉलर वर्कर, और इस जॉब को क्या बोलेंगे, ब्लू कॉलर जॉब बोलेंगे। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब तीसरा सेक्टर देखते हैं, टर्जरी सेक्टर। टर्जरी सेक्टर दोस्तों इसका कंट्रीब्यूशन हमारी जीडीपी 60% के लगभग है,
मतलब सबसे ज़्यादा है दोस्तों इसी का कंट्रीब्यूशन। इसलिए आप देख रहे हैं धीरे धीरे जो इंडिया है वो डेवलपिंग कंट्री से डेवलप कंट्री की ओर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे ट्रेजरी सेक्टर का सबसे ज़्यादा योगदान होता जा रहा है। पहले सबसे कम था दोस्तों, अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, इसको दोस्तों दूसरे नाम से भी जानते हैं सर्विस सेक्टर। और इसमें देखो बैंकिंग आ जाएगी, फाइनेंसिस आ जाएंगे, मेडिकल फैसिलिटीज़ आ जाएगी, एजुकेशन आ जाएगा, टूरिज्म हो जाएगा। मतलब ये सभी चीज़ें आती हैं दोस्तों किसके क्षेत्र में, ट्रेजरी सेक्टर के क्षेत्र में। ठीक है, तो ध्यान रखना है। चलिए अब देखो दोस्तों हम कुछ डिस्कशन कर लेते हैं रिगार्डिंग टू एसएससी जेईई नॉन टेक, जो कि आपको 120 आवर्स में मिलने वाला है यहाँ पे। तो देखो 100 मार्क्स का टोटल नॉन टेक होता है एसएससी जेईई में। इसमें से आपने अच्छा स्कोर करना है तो आपने स्कोर करना होगा दोस्तों 70 to 75 मार्क्स। तो इसके लिए हम सभी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराएंगे और ये पूरा का पूरा दोस्तों 120 आवर्स का सिलेबस होगा। इसमें दोस्तों आपको अपने पास से कोई भी चीज़ परचेज नहीं करनी है, मतलब कहीं से भी कोई भी चीज़ परचेज नहीं करनी है, कोई भी नोट्स नहीं बनाना है, सभी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करा के देंगे। डिजिटल फॉर्मेट में नोट्स होंगे, बस आपने उनको रिवाइज कर लेना है और मतलब लेक्चर देखना है, उसके बाद रिवीजन कर लेना है, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कौन कौन से सब्जेक्ट है और कौन कौन से सब्जेक्ट हमने कवर किए हैं दोस्तों। बायोलॉजी को हमने 12 घंटे में कवर किया है, ज्योग्राफी को भी दोस्तों 12 घंटे में कवर किया है, पॉलिटी को भी हमने 12 घंटे में या 13 घंटे में कवर किया है। तो मेजर पोर्शन इन्हीं से पूछता है। ठीक है, उसके बाद फिजिक्स हमने 8 घंटे में कवर किया है दोस्तों, केमिस्ट्री हमने 7 घंटे में कवर किया है, हिस्ट्री हमारा 16 घंटे ले जाएगा क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा सिलेबस है और मैं नहीं चाहता हूँ दोस्तों किसी का भी कोई भी क्वेश्चन छूटे। ठीक है, इस टाइप से हम करा रहे हैं। इकोनॉमिक्स को मैं 5 से 6 घंटे में कराऊंगा दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों स्टैटिक जीके भी होगा 5 से 6 घंटे में, और फिर उसके बाद 30 घंटे में दोस्तों करंट अफेयर और रीजनिंग 10 घंटे में। आप टोटल मिला के देख सकते हैं 120 घंटे हो जाएंगे। और उसके बाद दोस्तों हम लास्ट 15 ईयर के एसएससी जेईई क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो इस टाइप से हमारी अप्रोच रहेगी। अगर आप इन सभी चीज़ों का बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। उसके लिए आपने क्या करना होगा दोस्तों, उसके लिए आपने कॉन्सेप्ट डिकोडर ऐप को डाउनलोड करना होगा, यह आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, और या फिर आप मुझे कॉल कर सकते हैं 9568738917 पर। मैं आपको सभी चीज़ें प्रोवाइड करा दूंगा। आप ऐड होना चाहते हैं आपको ऐड किया जाएगा दोस्तों। प्लस अगर आपको टेक्निकल में भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, या आप हमारे ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तब भी आप कॉल मैसेज कर सकते हैं। देखो टाइम बहुत कम है, टाइम धीरे धीरे बीत रहा है दोस्तों। जैसे ही टाइम बीतेगा वैसे आपके ऊपर बर्डन आना चालू हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसलिए अभी से स्टार्ट कर दीजिए। जो भी चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ, हमारा 90% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, इसको जल्दी से जल्दी करने की कोशिश कीजिए। आप 1.5 में भी करके देख सकते हैं, कोई भी इशू नहीं होगा, बिकॉज आपको नोट्स नहीं बनाने हैं, नोट्स हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। चलिए अब आगे का पोर्शन कवर करते हैं। फिर हम बात करेंगे दोस्तों मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, यहां से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसको मैंने शॉर्ट में लिखा है, ज्यादा हम यहाँ पे माथामारी नहीं करेंगे दोस्तों। मैक्रो का मतलब होता है दोस्तों एग्रीगेट से, मतलब कि मास, और माइक्रो का मतलब होता है दोस्तों इंडिविजुअल। तो देखो ये एस्पेक्ट बदलते रहते हैं और रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब अगर आपने रेफरेंस चेंज किया तो मैक्रो और माइक्रो दोनों चेंज हो जाएंगे। ठीक है, कैसे दोस्तों, जैसे कि हम बात कर रहे हैं एक नेशन की, लेट्स सपोज इंडिया की बात कर रहे हैं, वहीं पे दोस्तों हम बात कर रहे हैं एक विलेज की, तो दोनों में डेफिनेशन अलग हो जाएगी। इंडिया में क्या चीज मैक्रो के अंदर आएगी, क्या चीज माइक्रो के अंदर आएगी। तो देखो दोस्तों, अगर मैं इंडिया की जीडीपी को काउंट कर रहा हूं, मतलब होल की बात कर रहा हूं, तो वो आ जाएगा दोस्तों मैक्रो इकोनॉमी। और अगर मैं दोस्तों वहीं पे इंडिविजुअल की बात कर रहा हूं तो वो आ जाएगा दोस्तों आपका माइक्रो इकोनॉमी में। जैसे कि दोस्तों कंपनीज, फैक्ट्रीज, ये सभी किस में आ जाएंगे, ऑफिस, ये सभी किस में आ जाएंगे दोस्तों माइक्रो इकोनॉमिक्स में, अगर हम नेशन की बात कर रहे हैं। और अगर हम वहीं पे दोस्तों एक विलेज की बात कर रहे हैं
तो कभी भी कंपनीज फैक्ट्रीज आपका माइक्रो में नहीं आएगा, मैक्रो में आएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग काम करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप रेफरेंस चेंज करेंगे तो जाहिर सी बात है दोस्तों, आपका जो डेफिनेशन है या मीनिंग है वो भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हम सिंपली क्या समझेंगे, यहाँ पे हम सिंपली समझेंगे दोस्तों, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। मैक्रो का मतलब होता है दोस्तों डील विद द स्टडी ऑफ होल। तो अगर होल की स्टडी हो रही है दोस्तों तो कहलाएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, और इनके फादर कौन थे दोस्तों, जोहन मेनार्ड किन्स, ये दोस्तों मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर हो जाएंगे। मेजर डिटर्मिनेंट यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, इनकम। मतलब अगर आपने स्टडी करनी है किसी भी एस्पेक्ट की तो आपने दोस्तों उसका इनकम जानना जरूरी होगा। इनकम आप पता करेंगे तभी उसी के बेसिस पे दोस्तों आप स्टडी कर पाएंगे। चलिए फिर बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की। डील विद द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल की स्टडी करना ही क्या कहलाता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है। और इनके फादर हो जाएंगे दोस्तों एडम स्मिथ। और यहाँ पे मेजर डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा दोस्तों, माइक्रो इकोनॉमिक्स का प्राइजेस। ठीक है, प्राइजेस मेजर डिटर्मिनेंट हो जाएगा। हम बात करेंगे दोस्तों ये मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, कैसे इसको डिवाइड किया गया और किसने इसको डिवाइड किया। तो यहाँ पे एक आते हैं रैगनर फ्रेंच। इन्होंने दोस्तों सबसे पहले क्लासिफाइड किया इकोनॉमिक्स को दो ब्रांच में। ठीक है, इनटू मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स इन 1933। ये भी आपने ध्यान रखना है। चलिए फिर आगे चलते हैं। आगे हम बात करेंगे दोस्तों इकोनॉमिक ग्रोथ की एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। इकोनॉमिक ग्रोथ का क्या मतलब होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है, एक बार एक एग्जांपल से समझ लेते हैं सिंपली, उसके बाद चलेंगे आगे। देखो दोस्तों, कोई राम है, एक श्याम है। तो राम की इनकम है दोस्तों डेली 1000 रुपये, बट ये फटे पुराने कपड़े पहनता है, अच्छे घर में नहीं रहता है, अच्छी शिक्षा नहीं लेता है। जबकि श्याम की इनकम सेम है, ये अच्छे घर में रहता है दोस्तों, अच्छा पानी पीता है, अच्छा खाना खाता है, अच्छी एजुकेशन लेता है। ठीक है, तो इनमें डिफरेंस क्या है दोस्तों, इनमें डिफरेंस है दो चीजों का। इनकी इकोनॉमिक ग्रोथ तो बराबर है, ग्रोथ इनकी दोनों की बराबर हो रही है दोस्तों, इकोनॉमिक ग्रोथ, बट डेवलपमेंट दोनों का अलग अलग है। डेवलप किसका ज्यादा हो रहा है दोस्तों, डेवलपमेंट हो रहा है श्याम का ज्यादा, ना कि राम का। ठीक है, तो आई थिंक ये दो एक एग्जांपल से आप दोनों चीजों को समझ चुके होंगे। यहाँ पे देखो दोस्तों, इकोनॉमिक ग्रोथ रेफर्ड टू द राइज इन नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम एंड प्रोडक्शन। मतलब किसी कंपनी में या किसी देश में अगर पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो रही है, नेशनल इनकम उस देश की इंक्रीज हो रही है दोस्तों, या उस देश का प्रोडक्शन या फिर हम बोले जीडीपी इंक्रीज हो रही है, तो उसको क्या बोलेंगे कि उस पर्टिकुलर कंट्री की ग्रोथ हो रही है। ठीक है, उस पर्टिकुलर कंट्री की ग्रोथ हो रही है दोस्तों। और वहीं पे डेवलपमेंट की बात करें, डेवलपमेंट का मतलब होता है दोस्तों कि वहां पर लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड कैसा है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है दोस्तों, मतलब लोग कितने अच्छे से रह पा रहे हैं, फैसिलिटीज क्या क्या वहां पे प्रोवाइडेड कराई जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, स्कूल कॉलेजेस कैसे हैं, एजुकेशन का सिस्टम कैसा है, ये सभी चीजें किस में आ जाएंगी दोस्तों, डेवलपमेंट में। इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स इन एडिशन टू राइज इन पर कैपिटा इनकम, मतलब कि पर कैपिटा इनकम से अलग। ठीक है, और प्रोडक्शन व्हेन दी फंडामेंटल डेवलपमेंट ऑल्सो गोज ऑन लाइक द स्ट्रक्चरल चेंज विच इंक्लूड इम्प्रूवमेंट इन लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल, स्कूल, हॉस्पिटल एंड मैनी इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस इन द कंट्री। तो ये सभी किस में आ जाएंगे दोस्तों, ये आ जाएंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, और आगे आप पढ़ सकते हैं। चलिए अब आगे चलेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर लेते हैं। द मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज डन बाय पर कैपिटा इनकम। ध्यान रखना दोस्तों, इकोनॉमिक ग्रोथ का मेजरमेंट क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ का मेजरमेंट हम किससे करते हैं, पर कैपिटा इनकम से। अगर पर कैपिटा इनकम ज्यादा है तो इसका मतलब बढ़ती जा रही है, इसका मतलब ग्रोथ होती जा रही है। ठीक है, और वहीं पे दोस्तों इंडिया फर्स्ट इकोनॉमिस्ट अगर पूछा जाए आपसे तो ये हो जाएंगे अमर्त्य सेन, अमर्त्य कुमार सेन।
इन्होंने दोस्तों सबसे पहले डिफाइन किया था इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एज ए एम्पावरमेंट एंड कैपेसिटी ऑफ एक्सपेंशन। तो कैपेसिटी ऑफ एक्सपेंशन एंड एम्पावरमेंट को ही क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोलेंगे, जो कि सबसे पहले किसने डिफाइन किया था, अमर्त्य सेन ने डिफाइन किया था। फिर यहाँ पे एक आते हैं दोस्तों महबूब उल हक, आप इनका नाम नोट कर लेना दोस्तों अच्छे से, स्टार मार्क डाल के, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। महबूब उल हक ने दोस्तों इकोनॉमिक डेवलपमेंट को डिफाइन किया इज द फाइट अगेंस्ट पॉवर्टी। पॉवर्टी से के विरुद्ध लड़ने का तरीका है दोस्तों इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर आप पॉवर्टी से ऊपर उठना चाहते हैं तो अपने आप को डेवलप करना होगा, इकोनॉमिकली डेवलप करना होगा, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे आप मेजर करेंगे, तो इसके लिए दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। सबसे ज्यादा यही मायने रखता है दोस्तों कि कैसे आप मेजर करेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, तो उसके लिए आपने देख लेना है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। यहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं दोस्तों, तो चलिए जानेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को। तो यहां पे दोस्तों एक आता है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। जो यूनाइटेड नेशन है उसने दोस्तों इसको लॉन्च किया 1990 में, ध्यान रखना है। और इसके हेड थे दोस्तों प्रोफेसर महबूब उल हक, कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। और इनके मेंबर थे दोस्तों अमर्त्य सेन, मतलब अमर्त्य सेन भी इसके मेंबर थे, ठीक है। इस प्रोग्राम ने दोस्तों 5 इंडेक्स लॉन्च किए थे, और ये 5 इंडेक्स कौन कौन से हैं। सबसे पहला इंडेक्स है दोस्तों HDI, उसके बाद MPI, उसके बाद GPI, उसके बाद IHDI, उसके बाद GDI। सभी को एक एक करके आगे चल के हम समझने वाले हैं। इनका मतलब कि ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस यहाँ से ये पूछता है कब बना था, क्या काम होता है, सिर्फ इतना पूछता है। जबकि HDI से दोस्तों थोड़ा सा डीप पूछता है, तो इसको हम अभी कवर कर लेते हैं। ये बना था दोस्तों 1990 में। जैसे ही UNDP प्रोग्राम लॉन्च हुआ, वैसे ही दोस्तों लॉन्च किया गया HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो कि 1990 में लॉन्च किया गया। चलिए जानते हैं, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा दोस्तों ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। एक बार पानी पी लेते हैं, आप भी पी लीजिए। तो HDI का फुल फॉर्म हो जाएगा दोस्तों ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। क्या मतलब है इसका, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर पब्लिश्ड एनुअली बाय द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP, जिसके जो हेड थे दोस्तों ये थे इकोनॉमिस्ट महबूब उल हक। तो दोस्तों ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर पब्लिश किए जाते हैं दोस्तों हर साल पब्लिश किए जाते हैं दोस्तों। और किसके द्वारा पब्लिश किए जाते हैं, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट। देखो इंडेक्स है, इसको कोई तो पब्लिश करेगा, ठीक है, तो कौन पब्लिश करता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। चलिए दोस्तों यहाँ पे 3 चीजें इंपॉर्टेंट हैं, 3 चीजें यहाँ पे दोस्तों पैरामीटर लिए जाते हैं किसी भी HDI को बनाने के लिए। तो सबसे पहला है दोस्तों हेल्थ, जिसको हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बोलते हैं दोस्तों। तो अगर ये पूछा जाए तो ये भी आपने मार्क करना है, दोनों का मतलब एक ही होता है। एजुकेशन, परचेजिंग पावर, प्रायोरिटी, आगे चल के बताऊंगा इसको क्या होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं दोस्तों लिविंग स्टैंडर्ड। तो 3 चीजों पर बेस्ड होता है HDI इंडेक्स, 3 चीजों को कंसीडर करता है। देखो भाई कोई देश का डेवलपमेंट हो रहा है नहीं तो 3 चीजें देखेगा, एक तो वहां पे हेल्थ कैसी है, वहां पे दोस्तों एजुकेशन कैसी है, वहां पे दोस्तों लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड कैसा है। क्या कभी ये इनकम को कंसीडर करते हैं, नहीं, क्योंकि इनकम सिर्फ ग्रोथ बता सकता है, डेवलपमेंट नहीं बता सकता दोस्तों। तो डेवलपमेंट में 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती है, हेल्थ, एजुकेशन एंड लिविंग सिस्टम, ठीक है। और इसी के भी आप पे दोस्तों हर साल एक इंडेक्स HDI इंडेक्स लॉन्च किया जाता है। इसका मैक्सिमम वैल्यू दोस्तों 1 हो सकता है, 1 से ऊपर नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों रिसेंट रैंक की, सभी कंट्रीज। तो रैंक की बात करेंगे दोस्तों, ये 2021 का डेटा है, अभी 2022 का नहीं आया है दोस्तों, ठीक है, 2021 का डेटा आपने याद रखना है। तो इंडिया की रैंक थी दोस्तों 131 आउट ऑफ 188 कंट्री।
और इनका जो HDI इंडेक्स था ये था दोस्तों 0.645। ठीक है, ध्यान रखना है, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर बात करेंगे दोस्तों सबसे टॉप पे कौन है, तो यह है दोस्तों नॉर्वे, जिसका HDI इंडेक्स है 0.957। उसके बाद दोस्तों ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद स्विट्जरलैंड, सेकंड नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, थर्ड नंबर पे दोस्तों स्विट्जरलैंड। तो ये आपने ध्यान रखना है, इतना ही बस पूछा जाएगा, ज़्यादा इसमें आपने कुछ भी याद नहीं रखना है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, आगे हम बात करेंगे नेशनल इनकम की। नेशनल इनकम, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा आपको, मैंने देखा है दोस्तों कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है नेशनल इनकम से। तो नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है, सबसे पहली ये बात, मीन्स द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस बाय ए कंट्री ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर। और ध्यान रखना दोस्तों, फाइनल गुड्स की बात कर रहे हैं, फाइनल गुड्स की बात कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है, इंटरमीडिएट गुड्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम फाइनल गुड्स की बात कर रहे हैं एंड सर्विसेज की बात कर रहे हैं, जो कि एक कंट्री में प्रोड्यूस की जाती है दोस्तों ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर, उसी को क्या बोलेंगे, नेशनल इनकम बोलेंगे। और ये फाइनेंशियल ईयर कई बार पूछा जा चुका है, कब से कब तक होता है दोस्तों, तो ध्यान रखना है 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में होता है। और आपने देखा होगा दोस्तों ये जो बजट बनता है ये इसी के बीच का बनाया जाता है, ठीक है, 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच का ही बजट बनाया जाता है और उसी की नेशनल इनकम को काउंट किया जाता है। ठीक है, चलिए फिर बात करेंगे दोस्तों, सबसे पहले किसने दोस्तों नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट दिया, तो ये दिया था दोस्तों फर्स्ट टाइम डन बाय दादा भाई नौरोजी 1867 से 68 में। ठीक है, नेशनल इनकम को कौन कैलकुलेट करता है, तो ये कैलकुलेट करता है दोस्तों CSO, सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन, कैलकुलेट द नेशनल इनकम एंड इन्फ्लेशन, मतलब महंगाई की दर को भी कौन कैलकुलेट करता है, CSO, और नेशनल इनकम को भी CSO ही कैलकुलेट करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आंख बंद करके दोस्तों CSO मार्क कर देना, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्योंकि CSO ही आंसर है। ठीक है, फिर बात करेंगे दोस्तों 1868 में जब यहाँ पे दोस्तों डेटा कलेक्ट किया गया, उस टाइम पर कैपिटा इनकम कितनी थी, देखो भाई नेशनल इनकम है अगर मैं उसको पॉपुलेशन से डिवाइड कर देता हूं तो क्या बनेगा, पर कैपिटा इनकम बनेगा ना, पर कैपिटा इनकम। ठीक है, तो जाहिर सी बात है नेशनल इनकम की बात कर रहे हैं तो पर कैपिटा इनकम की बात कर रहे हैं। पर कैपिटा इनकम उस टाइम कितनी थी, तो ये थी दोस्तों 20 रुपये। ठीक है, 20 रुपये। और अगर बात करें दोस्तों 1911 की, पर कैपिटा इनकम वॉज 49 रुपये, तो ये थी दोस्तों 49 रुपये। और ये किसने कैलकुलेट की थी दोस्तों, ये कैलकुलेट की थी दादा भाई नौरोजी ने, और ये कैलकुलेट की थी दोस्तों F सिरार्स ने। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। चलिए आगे चलते हैं, यहां पे दोस्तों देखो नोट लिखा है, क्वेश्चन मिला मुझे, टैक्सेशन इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम फॉर गवर्नमेंट। देखो ये तो आपको भी पता होगा कि गवर्नमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स क्या है पैसा कमाने का, तो इनकम का, ये है दोस्तों टैक्सेशन। टैक्स से ही सबसे ज़्यादा पैसा कमाया जाता है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे पैसा कमाता है, जैसे कि एसेट्स को बेच के पैसा कमाता है दोस्तों, लोन लेके पैसा कमाता है, उसको पैसा कमाना बोलते हैं। ठीक है, बट टैक्सेशन से सबसे ज़्यादा पैसा कमाया जाता है। ठीक है, टैक्सेस से। नेशनल इनकम कमेटी ये बनी थी दोस्तों 1949 में, और इसके चेयरमैन थे दोस्तों PC महालोनोबिस। ठीक है, और मेंबर थे दोस्तों, इसको प्रोनाउंस कर लेना खुद से, डॉक्टर R गॉडगिल एंड PKRV राव। तो ये याद रखना है दोस्तों, नेशनल इनकम कमेटी कब बनी थी, 1949 में बनी थी। महानोबिलिस इसके चेयरमैन थे दोस्तों, गॉडगिल एंड राव इसके क्या थे, मेंबर थे। फिर बात करें दोस्तों सेंट्रल स्टैटिक्स ऑर्गेनाइजेशन, तो ये बना था दोस्तों मई 1951 में, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मतलब CSO कब बना दोस्तों, 1951 में बना, और ये कैलकुलेट करता है नेशनल इनकम को। उस टाइम दोस्तों बेस ईयर कितना रखा गया था, बेस ईयर रखा गया था दोस्तों 1948 से 49।
1948 से 49 का बेस ईयर रखा गया था दोस्तों फर्स्ट टाइम। और अब हम जो बेस ईयर लेते हैं दोस्तों, कितना लेते हैं, 2011 से 12, ठीक है। कहीं कहीं दोस्तों आपको 2018 देखने को मिलेगा, बट करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 2011 से 12, ठीक है। चलिए फिर बात करते हैं दोस्तों, इसको आप खुद से भी क्रॉस चेक कर सकते हैं। फिर बात करते हैं दोस्तों और क्या काम होते हैं इसके, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्रीज का एनुअली सर्वे करना है तो कौन करेगा दोस्तों, सीएसओ करेगा। और इन्फ्लेशन का कैलकुलेशन करना है तो वो भी आपका सीएसओ करेगा। 3 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और इतना ही काम होता है दोस्तों सीएसओ का। चलिए अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ नेशनल इनकम। टाइप्स ऑफ नेशनल इनकम में आएगा दोस्तों जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी, ठीक है। चलिए एक एक करके सभी को समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों जीडीपी की। व्हाट इज जीडीपी? जीडीपी को दोस्तों हम बोलते हैं फुल फॉर्म में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यहां पे आपने ध्यान रखना है डोमेस्टिक एंड ग्रॉस पर। ग्रॉस का मतलब होता है दोस्तों टोटल, ठीक है। इसमें हमने डेप्रिसिएशन को नहीं निकाला है, मतलब कि वीयर टीयर क्या हो रहा है, क्या क्या खर्च हुए हैं, ठीक है। इन सभी चीजों को अभी हमने नहीं निकाला है, हम होल की बात कर रहे हैं, हम टोटल की बात कर रहे हैं। तो टोटल डोमेस्टिक मतलब कि जिस देश में आप रह रहे हैं उसकी बात की जा रही है, प्रोडक्ट। तो देखो दोस्तों ये हो जाएगा आपका टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन ए कंट्री इन 1 ईयर। एक साल में एक देश में कितना गुड्स प्रोड्यूस किया जाता है उसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, जीडीपी बोलेंगे। इसमें क्या क्या चीजें आ जाएंगी, देखो दोस्तों, इसमें आ जाएंगी इंक्लूडिंग इंडियन इनकम इनसाइड द इंडिया। तो कोई भी इंडियन कंपनी, अगर देखो ये है आपका, ये हमारा प्यारा भारत है, मैं नक्शा नहीं बना रहा हूं। यहाँ पे जियो का सेक्टर भी है दोस्तों, और कोई लेट सपोज BMW की बात कर रहे हैं, BMW, ये 2 कंपनी है। तो देखो जियो तो हमारे देश की कंपनी है और हमारी टेरिटरी में ही काम कर रही है, जबकि और बाहर भी काम करती है, बट हम अभी ले रहे हैं इनसाइड द इंडिया। तो इनसाइड द इंडिया जितना भी काम है इसका, उससे जितना भी पैसा जनरेट होगा वो इसमें काउंट होगा दोस्तों। प्लस जो बाहर की कंपनी है BMW, ये हमारी टेरिटरी में कितना पैसा जनरेट कर रही है, ये भी दोस्तों काउंट होगा जीडीपी, ठीक है। बट अगर हम बात करें जियो आउटसाइड द इंडिया, वो काउंट नहीं किया जाएगा। सिर्फ हमारी टेरिटरी की बात हो रही है दोस्तों, हमारे इंडिया की बात की जाए। आई थिंक ये पॉइंट आपको क्लियर हो चुका होगा। मतलब जितना भी गुड्स यहाँ पे दोस्तों सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती है किसी कंट्री में, उसकी टेरिटरी के अंदर, चाहे वो विदेशी करे या फिर उस देश का ही नागरिक करे, उस देश की कंपनी करे। नेशनल स्टैटिक्स कैलकुलेट दी जीडीपी इन इंडिया। तो जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं दोस्तों, नेशनल स्टैटिकल ऑफिस, NSO। आगे चल के मैं इसकी बात करूंगा। तो NSO कैलकुलेट करता है इंडिया की जीडीपी। ध्यान रखना है दोस्तों, कब बना, क्या काम होते हैं, इसकी बात हम आगे चल के करेंगे। चलिए अब आगे चलते हैं दोस्तों। आगे बात करेंगे हम NDP की, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन का मतलब क्या है, द नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इक्वल द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट माइनस डेप्रिसिएशन। देखो यहाँ पे डोमेस्टिक आ रहा है, ऊपर भी डोमेस्टिक है, यहाँ पे दोस्तों नेट है, वहां पे ग्रॉस है। तो नेट क्या होता है, ग्रॉस माइनस जो उसमें घाटे हुए हैं दोस्तों, डेप्रिसिएशन, ठीक है। भाई कोई कंपनी है, लेट सपोज कोई कंपनी है, उसमें कितना टूट फूट हुआ है, कितना वीआर और टीआर हुआ है, क्या क्या उस पर खर्च किया गया है रिपेयरिंग में, ये सभी किस में आ जाएंगे दोस्तों, घाटे में आ जाएंगे या डेप्रिसिएशन में आ जाएंगे। तो उसको हम निकालने के बाद नेट हम यूज करेंगे, नेट वर्ड यूज करेंगे। और यही दोस्तों हमारा क्या होता है, मेजरमेंट करने का तरीका होता है। मतलब कि किसी देश की नेशनल इनकम को अगर आपने कैलकुलेट करना है तो डेप्रिसिएशन को आपने घटाना होगा, आपने नेट के बेसिस पे ही कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। भाई देखो आप भी अपने घर की इनकम अगर निकालते हैं, मेरे घर की इनकम कितनी है, तो खर्च उर्च निकालने के बाद ही तो निकालते हैं, या टोटल बता देते हैं कि भैया मैं 10,000 रुपये कमाता हूं तो 10,000 रुपये मेरे घर में बचते हैं, ठीक है।
तो उसको काट पीट के आप बताते हैं कि भैया मैं तो हर मंथ 2000 रुपये कमाता हूँ, ठीक है। तो यही है दोस्तों नेट का कॉन्सेप्ट। चलिए फिर बात करते हैं दोस्तों एनएनपी। एनएनपी का मतलब है, इससे पहले हम देख लेते हैं जीएनपी। जीएनपी मतलब ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। अब यहाँ पे नेशनल की बात हो रही है दोस्तों, नेशनल की बात हो रही है, तो फॉरनर को हम बिल्कुल हटा देंगे, फॉरनर की कमाई को बिल्कुल हटा देंगे दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों सिर्फ और सिर्फ इंडियन कंपनीज की, इंडियंस की, चाहे वो अंदर हो या बाहर, या तो अंदर से पैसा कमा रहा हो या फिर बाहर आउटसाइड द इंडिया पैसा कमा रहा हो, दोनों पैसे कैलकुलेट होंगे। लेट सपोज अंदर 100 रुपये कमा रहा है और बाहर 50 रुपये कमा रहा है, तो टोटल जीएनपी कितना हो जाएगा दोस्तों, 150 रुपये हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कोई फॉरेनर कंपनी 100 रुपये कमा रही है, तो उसको इसमें कैलकुलेट नहीं करेंगे, उसको इसमें कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका टोटल इनकम ऑफ इंडियंस आउटसाइड इनसाइड द इंडिया, ठीक है। देखो मैंने शॉर्ट में लिखा है इस टाइप से, जो आप आसानी से समझ सके। एनएनपी का मतलब है दोस्तों नेट नेशनल प्रोडक्ट, मतलब अगर आपने इसमें से डेप्रिसिएशन को हटा दिया है तो क्या हो जाएगा आपका एनएनपी। और एनएनपी ही दोस्तों क्या होता है, एनएनपी ही दोस्तों नेशनल इनकम को रिप्रेजेंट करता है, नेशनल इनकम को रिप्रेजेंट करता है। मतलब कि किसी देश की इनकम क्या है, वो क्या है दोस्तों, उसका एनएनपी। भाई देखो कितना अंदर कमाया है और कितना बाहर कमाया है एक इंडियंस ने, वही तो क्या होगा नेशनल इनकम, बट पहले डेप्रिसिएशन को आपने उसमें से घटाना होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए फिर बात करते हैं हम, एक बार इसको बंद कर लेते हैं। चलिए फिर बात करते हैं दोस्तों जीएनपी जीडीपी में क्या डिफरेंस है, क्या इनमें रिलेशनशिप होता है दोस्तों। तो जीएनपी मतलब ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट इक्वल टू जीडीपी प्लस इंडियंस इनकम आउटसाइड ऑफ इंडिया। ये अगर हम जोड़ देंगे, भाई जीएनपी अगर आपने निकालना है तो जीडीपी में आपने क्या जोड़ना होगा, सबसे पहले इंडियन इनकम आउटसाइड ऑफ इंडिया और माइनस फॉरेनर इनकम इनसाइड द इंडिया। देखो ये हमारी कंट्री है, यहाँ पे जियो है और बीएमडब्ल्यू है। इसने दोस्तों यहाँ पे कमाए 100 रुपये। दूसरा देश ले लेते हैं, यहाँ पे जियो है, यहाँ पे भी 100 रुपये कमा रहा है, लेट सपोज 50 रुपये कमा रहा है, तो जीएनपी क्या हो जाएगी, जीएनपी हो जाएगी दोस्तों 100 प्लस 50 150, ठीक है। ये बीएमडब्ल्यू यहाँ से 20 रुपये कमा रही है दोस्तों। अब मुझे निकालना है जीडीपी हो जाएगी, एक बार मुझे रिकॉल करने दो, हाँ जीडीपी निकालना है दोस्तों, जीडीपी निकालना है तो मुझे अपनी कंट्री के अंदर, चाहे वो इंडियन है या फिर कोई बाहर की कंपनी है, उन दोनों का निकालना होगा, तो 120 हो जाएगा जीडीपी। अब आपने जीएनपी और जीडीपी में रिलेशन देखना है, तो देखो दोस्तों अगर आप जीएनपी निकालना चाहते हैं 120 से, तो आपने क्या क्या चीजें इसमें माइनस करनी होगी, आपने फॉरेनर कंपनी का 20 को माइनस करना होगा, और इसमें दोस्तों आउटसाइड द इंडिया जो इंडियंस ने कमाया है उसको ऐड करना होगा। तो ये ही हमने दोस्तों यहाँ पे किया है, फॉरेनर इनकम को इनसाइड द इंडिया माइनस किया है और इंडियन इनकम आउटसाइड ऑफ इंडिया ये प्लस किया है। इसी को हम क्या बोलेंगे दोस्तों, इसी को बोलेंगे जीएनपी, ठीक है। और इस पूरी टर्म को क्या बोलते हैं दोस्तों, इंडियन इनकम आउटसाइड ऑफ इंडिया माइनस फॉरेनर इनकम इनसाइड द इंडिया, इसी को बोलते हैं दोस्तों नेट फॉरेन इनकम, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं दोस्तों एनएफ। ध्यान रखना है आपने, एनएफ क्या है, नेट फॉरेन इनकम, ठीक है। अगर एनएफ का मतलब दोस्तों प्लस है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब दोस्तों जीएनपी ज्यादा है जीडीपी से। आप यहाँ पे रख के देख सकते हैं। भाई देखो ये प्लस कब आएगा, ये प्लस तब आएगा जब ये वाला टर्म बड़ा होगा इस वाले टर्म से, तभी दोस्तों प्लस आएगा। और अगर ये माइनस आ जाए एनएफ, तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, जीएनपी कम होगा जीडीपी से। उस केस में क्या होगा, इंडियन इनकम आउटसाइड द इंडिया फॉरेनर इनकम इनसाइड द इंडिया से कम हो जाएगा, मतलब ये माइनस आ जाएगा, और जब इसमें से माइनस घटाएंगे तो जीएनपी जीडीपी से कम आएगा दोस्तों।
ये मैं कल कराऊंगा दोस्तों, इसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा क्योंकि ये समझाना पड़ेगा, इसलिए मैं इसको कल कराऊंगा। आज कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, जो स्टैटिक क्वेश्चन हैं उनको देख लेते हैं। कम से कम डेली दोस्तों 15 से 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपका स्टैटिक का पार्ट भी कवर हो जाए। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, इंडियाज ओल्डेस्ट चर्च। इंडिया का सबसे पुराना चर्च कौन सा है? तो आपने बताना है, ये हो जाएगा दोस्तों सेंट थॉमस कैथोलिक चर्च इन केरला। केरला में जो कोचीन में बना हुआ है दोस्तों, ठीक है, ये चर्च है इंडिया का सबसे पुराना चर्च। गेटवे ऑफ इंडिया के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, ये बना था 1913 में, और कहां पे है दोस्तों? मुंबई में है। और ये कब बना था दोस्तों? जब किंग जॉर्ज V एंड क्वीन मेरी इंडिया को विजिट किया था, मतलब इंडिया आई थी, और उसी के उपलक्ष्य में दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया का, इसको गेटवे लिखेंगे, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कराया गया था दोस्तों। और ये दोस्तों इसको बोला जाता है एंट्री गेट ऑफ इंडिया, इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, एंट्री गेट ऑफ इंडिया। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलिए फिर हम कुछ मोनेस्ट्री की बात करते हैं दोस्तों। मोनेस्ट्री, यहाँ पे 4 मोनेस्ट्री मैंने लिखी है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मठ। क्या बोलते हैं? मठ। और मठ क्या होता है दोस्तों? जो बुद्धिस्ट होते हैं उनका टेम्पल होता है, ठीक है, जैसे हमारे टेम्पल होते हैं, उनका भी एक टेम्पल होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं मठ और इंग्लिश में बोलते हैं मोनेस्ट्री। तो यहाँ पे रूमटेक मोनेस्ट्री कहाँ पे है? सिक्किम में है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ताबो मोनेस्ट्री कहाँ पे दोस्तों? हिमाचल प्रदेश में है। हेमिस मोनेस्ट्री कहाँ पे है दोस्तों? लद्दाख में है। आप मुझे बताएंगे हेमिस पार्क कहाँ पे है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप मुझे बताएंगे हेमिस पार्क कहाँ पे, ठीक है। ट्वांग मोनेस्ट्री दोस्तों ये है अरुणाचल प्रदेश। चलिए अब आगे चलते हैं। सोनडोल डांस ये कहां पे किया जाता है दोस्तों? ये आपने बताना है। सोनडोल डांस ये कहां का डांस है? तो ये है दोस्तों रॉयल डांस इन लद्दाख। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सोनडोल डांस कहां पे किया जाता है या किस स्टेट का डांस है? तो ये है दोस्तों लद्दाख का एक रॉयल डांस। कामाख्या टेम्पल ये कहां पे है दोस्तों? ये है नीलांचल हिल आसाम में। जो नीलांचल हिल दोस्तों आसाम में है, वहीं पे है दोस्तों कामाख्या टेम्पल, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों अंबुची मेला लगता है, इसको क्या बोलेंगे? अंबुबाची। हाँ, अंबुबाची मेला बोलेंगे दोस्तों इसको। अंबुबाची मेला लगता है कहाँ पे? इस कामाख्या टेम्पल के पास में, ठीक है, अंबुबाची मेला। तो पूछा जाएगा अंबुबाची मेला कहाँ पे लगता है? तो आपने बताना है दोस्तों आसाम में लगता है। कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम बात करेंगे कपिलेश्वर टेम्पल। कपिलेश्वर टेम्पल ये कहाँ पे है दोस्तों? ये है तमिलनाडु में। और ये किस चीज का टेम्पल है, मतलब कौन से भगवान का टेम्पल है दोस्तों? ये है लॉर्ड शिवा का टेम्पल, ठीक है, भगवान शिव का टेम्पल है कपिलेश्वर टेम्पल, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है दोस्तों। एक बार पानी पी लेते हैं। चलिए फिर बात करेंगे दोस्तों रामनाथ स्वामी टेम्पल। वैसे मैंने इंपोर्टेंट टेम्पल्स का एक वीडियो बना रखा है, जो आपको किस में मिलेगा? जो आपको मिलेगा दोस्तों ज्योग्राफी में। आप वहां पे देख सकते हैं जितने भी इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स हैं दोस्तों इंडिया में या आउटसाइड द इंडिया, उन सभी का मैंने एक लेक्चर बना रखा है, जिससे क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा आपको। तो रामनाथ स्वामी टेम्पल ये भी दोस्तों तमिलनाडु में है। अब आपसे अगर ये पूछा जाए रामनाथ स्वामी टेम्पल किस गॉड का टेम्पल है, तो देखो राम का मतलब है राम, तो राम गॉड का टेम्पल है, ठीक है। सबरीमाला इज लोकेटेड इन केरला। सबरीमाला दोस्तों कहां पे है? ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये है दोस्तों केरला में। और केरला का जो कल्चरल सिंबल है दोस्तों, कल्चरल सिंबल ये क्या है? ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आपने देखा होगा वहां पे सबसे ज्यादा गमछा रखते हैं कंधे पे, ठीक है, गमछा। तो गमछा केरला का कल्चरल सिंबल है। चलिए फिर बात करेंगे दोस्तों उत्तरायण फेस्टिवल। उत्तरायण फेस्टिवल कहां पे मनाया जाता है? ये मनाया जाता है दोस्तों गुजरात में, ठीक है, उत्तरायण फेस्टिवल। फिर हम बात करेंगे हॉर्नबिल फेस्टिवल की। तो ये भी कई बार पूछा जा चुका है। हॉर्नबिल फेस्टिवल दोस्तों, इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं फेस्टिवल इन फेस्टिवल, और ये मनाया जाता है नागालैंड में। मोस्ट इंपोर्टेंट है, एसएससी जेईई में भी कई बार पूछ चुका है।
बटुकामा फेस्टिवल ये कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? ये मनाया जाता है तेलंगाना में। और एक दूसरा फेस्टिवल है दोस्तों बोनालू फेस्टिवल। तो बटुकामा एंड बोनालू फेस्टिवल ये दोनों तेलंगाना में मनाए जाते हैं दोस्तों, याद रखना। चलिए फिर बात करेंगे दोस्तों बलि तृतीया फेस्टिवल। बलि तृतीया फेस्टिवल ये दोस्तों ओडिशा में मनाया जाता है, एसएससी में कई बार पूछ चुका है। चलिए फिर बात करेंगे दोस्तों सागा दावा फेस्टिवल, ऑल्सो कॉल्ड ट्रिपल ब्लेस्ट फेस्टिवल, ये मनाया जाता है दोस्तों सिक्किम में, ठीक है। और उसके बाद बतखांडे म्यूजिक यूनिवर्सिटी, भातखांडे या बटखांडे जो भी आपको बोलना है, भातखांडे म्यूजिक यूनिवर्सिटी दोस्तों ये कहाँ पे है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये है आपका लखनऊ, इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी है। और लखनऊ कहाँ पे पड़ता है दोस्तों? लखनऊ है यूपी में, ठीक है, यूपी की राजधानी है लखनऊ। तो भातखांडे म्यूजिक यूनिवर्सिटी है दोस्तों लखनऊ में। फिर हम बात करेंगे दोस्तों मतनचरी प्लेस, मतनचरी पैलेस, प्लेस नहीं है दोस्तों, पैलेस मतलब महल। मतनचरी महल या पैलेस कहाँ पे है? यह दोस्तों केरला कोच्चि, मतलब कि कोच्चि में केरला पड़ता है, वहां पे है दोस्तों मतंजलि पैलेस। तो ये थे दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आगे और ऐसे ही क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा तो आपका स्टैटिक जीके भी कंप्लीट हो जाएगा। तो कल की वीडियो लेक्चर में इससे आगे का पोर्शन देखेंगे दोस्तों। इसी टाइप से दोस्तों हमने सभी सब्जेक्ट्स को कंप्लीट किया है, हमने सिर्फ टारगेटेड पोर्शन को यहाँ पे कवर किया है, जिससे कि आप कम से कम टाइम में मैक्सिमम से मैक्सिमम चीजें कवर कर सकें। तो ये पूरा 120 आवर्स का सिलेबस है। आप पढ़ना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। फीस बहुत कम है, आपको किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको फुल पीडीएफ मिलेगी और डिजिटल फॉर्मेट में मिलेगी, मतलब यही पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आपका दिन शुभ।